हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं उज्ज्वल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। और पढ़ाई करेंगे यार, खूब सारी मेहनत करेंगे। एक न्यूमेरिकल के साथ मैं आपको छोड़ के गया था। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, मेहनत आपके लिए बहुत कर रहे हैं हम, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। तो एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के गया था फ्रेंड्स, और ये सवाल था, ठीक है। तो इस सवाल को करेंगे, एक दो सवाल और करेंगे न्यूमेरिकल करने। भाई मैं अब क्या बताऊँ आपको, आप पढ़ाई न्यूमेरिकल से थोड़ा बचते हैं, पर क्या करें भाई, मुझे तो कराने पड़ेंगे ही, ठीक है। तो आ जाओ, देखो उसके बिना आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लें आप। तो आ जाओ बात करते हैं भाई। सबसे पहली बात क्या है कि एक प्रोटॉन था जो ऊपर से नीचे गिर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन था जो ऊपर से नीचे गिर रहा था। अब बात क्या है यार, बात ये है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये थी, और हमें उन दोनों के टाइम पीरियड को कंपेयर करना था। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत आसान सवाल है, पर बच्चे डर जाते हैं ऐसे सवाल देखते ही। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन लिखना हो जिसे लिख लें, बाकी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें नोट्स को। बाकी आप उतारे जरूर, नहीं उतारोगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं कई बार वैल्यूज चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। तो हर सवाल को ढंग से करें। तो अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन फॉलिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड in a region of 0.09 meter, if the value of field intensity is 4 into 10 raised to the power 4 Newton per coulomb, then compare their time period। आपको उनका टाइम पीरियड कंपेयर करना है। तो यार टाइम पीरियड कंपेयर करना है बच्चों, तो जो निकालना है ना उसके पीछे पढ़ो, तभी सवाल सॉल्व होगा। तो बच्चा जानता है कि S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। अब शुरुआत तो जीरो वेलोसिटी से हुई होगी ना, तो आप कहोगे शाबाश सर, वाह, u की वैल्यू 0 पुट कर दें। अब ये तो एक h है, ये वाली चीज़ क्या है, एक h हाइट है, तो आप डिस्टेंस को h नहीं लिख सकते, आप कहोगे वाह सर वाह, मज़ा आ गया। तो s को h लिख लिया, u की वैल्यू 0 पुट हो गई, तो यहाँ आया हाफ AT स्क्वायर। अब क्या है यहाँ से, अब हमारा आया 2h और अपॉन a और इक्वल टू t स्क्वायर, ठीक है। तो t स्क्वायर। अब देखें तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आई, आप कहोगे टाइम पीरियड की वैल्यू आई 2h बाय a। ध्यान से देखें, वहीं पहुंचे जहां मैं पहुंचा रहा हूं, ठीक है, उससे आगे ना जाएं, ठीक है। 2h, अब h कितना, आप कहोगे सर 0.09 मीटर। अब a, अगर एक्सेलरेशन मिल जाए तो मजा आ जाए, उसके बिना सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। आप कहोगे सर अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। मैं कहूँगा आ जाओ करेंगे, बोलेंगे आओ तो सही तुम। तो अब बात होगी यार, एक्सेलरेशन ढूंढना है। अब है क्या यार, यहाँ से निकला प्रोटॉन और भागते 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 यहाँ आके गिरा, यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन और भागते भागते इस तरफ आया। तो पहले ये बताओ मेरे को कि ये इस तरफ क्यों भागा। आप कहोगे सर ये था प्लस, ये था माइनस, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, तो नाम लिया होगा इन्होंने कूलम्ब का। तो यहाँ पर हुई है कूलम्बिक अट्रैक्शन। क्या हुई है, कूलम्बिक अट्रैक्शन। तो कूलम्बिक अट्रैक्शन की वजह से ये मूवमेंट हुई है। तो यहाँ क्या है, अट्रैक्शन, फोर्स ड्यू टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की वजह से फोर्स लगी है। मैं कहूँगा यार बड़े कमाल के बच्चे हो तुम, तो बहुत टैलेंटेड हो। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई मेरे बच्चों, वो आएगी किसके बराबर, किसके बराबर आएगी भाई। आप कहोगे सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आएगी वो आएगी हमारी इस तरीके से, और उसका फॉर्मूला दो होते हैं, K1 Q2 बाय R स्क्वायर, और एक और होता थोड़ा स्टाइलिश वाला जिसको कहते हैं QE। तो आ जाओ देख लो, QE की बात कर लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Q, एक बार चीज का नाम है प्रोटॉन और एक बार चीज का नाम है इलेक्ट्रॉन, तो इसका नाम प्रोटॉन लिख लिया, और इंटू E, ये आ गई हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों ही बार हमारा यही फॉर्मूला होगा, क्योंकि जो चार्ज प्रोटॉन का होता है वही चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी होता है। दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम्ब, ये होता है। आप कहोगे सर मज़ा आ गया,
अब बात होगी यार थोड़ी सी और आगे, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो अब यार ये तो समझ आ गया कि ये तो चल रहे हैं, पर हमारे पास कहीं फॉर्मूले में एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं हुआ। ध्यान दे भाई सभी। अब न्यूटन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बाबा न्यूटन, न्यूटन क्या कहता है, फ्रॉम सेकंड लॉ, फ्रॉम सेकंड लॉ, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम न्यूटन। ध्यान दें भाई सभी। तो न्यूटन के हिसाब से कोई भी चीज जब चलना शुरू करती है, तो कोई भी चीज है बच्चों, और उसने क्या करा, चलना शुरू करा, ठीक है। कोई चीज है, कोई बॉडी है, चल रही है बच्चों, ठीक है, ध्यान से सीखें। तो चल रही है, मूवमेंट कर रही है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है, चल रही है, चलना शुरू करती है इस तरीके से, तो क्या होता है, उसके पास एक वेलोसिटी होती है, ठीक है। और अगर उसके पास वेलोसिटी है तो उसके पास एक्सेलरेशन भी जरूर रहा होगा, एक एक्सेलरेशन होगा, और उसका मास भी है। कोई भी बॉडी दुनिया की अगर मोशन में आ जाती है तो उस पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन जरूर लगता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कोई भी चीज अगर मोशन में आ जाए तो उस पर सेकंड लॉ काम करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मित्रों आ जाओ देखो, तो हम कहेंगे फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ के हिसाब से क्या होगा, आप कहोगे सर फोर्स इक्वल टू ma होगा, ठीक है। अब एक फोर्स का फॉर्मूला था, क्या, फोर्स की एक वैल्यू और थी, क्या थी भाई, QE थी। तो यहाँ देखो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हुई सेकंड, ये हुई थर्ड। तो हम कहेंगे फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 के हिसाब से क्या होगा, आप कहोगे सर 2 और 3 के हिसाब से ma QE के इक्वल हो जाएगा। मैं कहूँगा कितने कमाल के बच्चे हो भाई, ये आ जाएगा QE/m, ये आ जाएगा भाई हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो ये ही फॉर्मूला वैलिड होगा प्रोटॉन के लिए और यही वैलिड होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। क्यों, क्योंकि दोनों का चार्ज बराबर है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू होगी, यहाँ पर हम मास को सब्सटीट्यूट कर देंगे, प्रोटॉन में प्रोटॉन का मास लिख देंगे और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का मास लिख देंगे, उसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो आ जाओ बात करते हैं, ठीक है, यहाँ तक उतार लो इसको अच्छे से, फिर वहाँ बात करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, देखो सिंपल सवाल है वैसे, तो आओ बात करते हैं। यहाँ पर भी है थोड़ी जगह, तो यहाँ देखो एक बार और बात कर लेते हैं। तो जो टाइम पीरियड होगा प्रोटॉन का, तो टाइम पीरियड प्रोटॉन का क्या बनेगा, आप कहोगे सर टाइम पीरियड प्रोटॉन का बनेगा 2h/a की वैल्यू क्या है, Q चार्ज प्रोटॉन का इंटू E और मास इंटू मास किसका, प्रोटॉन का। ये आया हमारा, ठीक है, प्रोटॉन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन का भी लिख देंगे, पर आप इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखोगे, 2h सेम एज इट इज और अपॉन Q इलेक्ट्रॉन का, एक ही बात है वैसे, फील्ड और इनटू मास, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। ये इक्वेशन हमने मान ली 4th और ये इक्वेशन मान ली 5th। आपको प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन की रेशो निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हैं, यानी डिवाइडिंग 4th/5th। तो आ जाओ बात करते हैं यार, हम 4th इक्वेशन को मेरे बच्चों डिवाइड कर देते हैं, एक बार यहाँ से मिटा देता हूँ। आ जाओ देखो, हम 4th इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ध्यान दे भाई सभी। तो मैं कहता हूँ डिवाइडिंग 4/5, तो 4 को 5 से डिवाइड कर दिया। अब 4 को 5 से डिवाइड कर दिया तो होगा क्या उससे, तो आएगा TP/TE। तो रिजल्ट पर क्या असर फर्क पड़ेगा, जब देखते हैं रिजल्ट पर जो फर्क पड़ेगा अभी निकालते हैं। ध्यान से देखना, मैं आपको बेस्ट समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। तो क्या होगा भाई, हमारी 4th इक्वेशन क्या है, 2h इंटू MP मास ऑफ प्रोटॉन और
डिवाइड क्या है, नीचे क्या है, क्यू पी इंटू ई। अब नीचे आओ, नीचे क्या है, आप कहोगे सर 2h इंटू एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नीचे क्या डिवाइड में आप कहोगे सर Q इंटू ई, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटू फील्ड। ढंग से देखो, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी इसमें खास, वैसे ही बच्चे डर जाते, सीबीएसई में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। तो देखो 2h से 2h खचैक हो गया, E से E खचैक हो गया, और आप जानते हो कि जितना P होता है चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन का होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यार, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, तो आप कहोगे सर Tp/Te आया किसके बराबर, किसके बराबर आया भाई, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आपको कहोगे सर 9.1 इंटू 10⁻⁻, कितना होता है -31 होता है। तो इसको 15 मान लो, इसको 90 मान लो, तो 15 छीक 90, तो ये 6 पर चला गया, तो 6 आ गया, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप नेगलेक्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, हमने थोड़ा बहुत राउंड फिगर कर लिया इसको, ठीक है, ताकि अप्रोक्स आंसर आ सके हमारा। Tp/Te कितना आया बच्चों, आप कहोगे सर ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, नीचे कितना है बच्चों, नीचे है सर, आप कहोगे सर √2 मतलब 2 इंटू 3 है, तो 2 से इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, ये तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, तो हम डिवाइड नहीं कर रहे। तो Tp/Te, तो √2 होता है 1.41 और ये 1.7, ठीक है, तो इतना लिख लो 1.41 और 7, अप्रोक्स आंसर आपका आ जाएगा ये 10⁻², ठीक है। तो अप्रोक्स आंसर आपका आएगा, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा। तो ये हमारे टाइम की रेशियो हो गई, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी सीबीएसई में या किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको आना चाहिए बस, ठीक है। तो बहुत सिंपल सवाल था, उम्मीद करता हूँ मैं सबको मजा आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, ध्यान दे भाई। तो ये आसान था, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको उतार लेना भाई अच्छे से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जो ज़्यादा आता है, ये थोड़ा कम आता है, ठीक है, पर आना चाहिए आपको। तो एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छे वाला, ढंग से देखें। तो आ जाओ बात करते हैं यार, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है और ढंग से आपको करना है, ठीक है। तो देखो क्या है, हमारे पास इस तरीके से एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर 3 चार्ज हैं, ठीक है। कितने चार्ज हैं, 3। देखो थोड़ा सा, एक सिस्टम है बच्चों और उसमें कितने चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं, ठीक है। पहले वाला चार्ज इस तरीके से जाता है, दूसरे वाला चार्ज इस तरीके से जाता है, और तीसरे वाला चार्ज इस तरीके से जाता है। तो उसने पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज 1, चार्ज 2 एंड चार्ज 3। तो पहली चीज तो उसने पूछी कि नेचर क्या है चार्ज 1 का, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चार्ज 2 का पॉजिटिव है या नेगेटिव, और चार्ज 3 का। तो ये तो कोई भी बता देगा, पहला पार्ट तो ये पूछा। दूसरा पूछा है विच ऑफ द चार्ज हैज हाईएस्ट Q/m रेशियो, विच ऑफ द चार्ज हैज हाईएस्ट Q/m रेशियो, यानी चार्ज टू मास रेशियो है। तो ये आपसे पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन में। सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा ढंग से कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये इस तरफ प्लस की तरफ भागा है, तो ये माइनस का होगा, Q1 भी माइनस का होगा, ये 2 वाला भी माइनस का होगा, और ये वाला कैसा होगा, ये माइनस की तरफ भागा तो ये प्लस का होगा। ये बात क्लियर हो चुकी, ठीक है। तो Q3 प्लस का होगा, Q1
माइनस का होगा और Q2 हमारा माइनस का होगा। तो अब बात करते हैं यार कि यहाँ पर कि हमारा जो चार्ज है कौन से वाले की Q/m सबसे ज़्यादा होगी। तो एक बात सोचो, आप इन तीनों में किस भी हाफ पर फर्क कर सकते हो। तो आप कहोगे सर अभी तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा, पर फर्क इनमें एक दिख रहा है कि ये सबसे कम मुड़ा है, ये दूसरे नंबर पर मुड़ा और ये सबसे ज़्यादा मुड़ा अपने पास से। कैसे भाई, मैं पूछूंगा कैसे। आप कहोगे सर ऐसे एक सीधी लाइन बनाओ और अगर आप इसकी डेविएशन देखोगे तो इसकी डेविएशन डेल्टा S3 सबसे ज़्यादा है। अगर इसकी डेविएशन देखोगे तो ये डेल्टा S1 लिख लो, खाली S1 लिख लो, S1 कम है। और S2 को देखोगे तो S2 थोड़ी सी कैसी है भाई, मिडिल में है। तो देखो अब हमें यह पता लगाना है कि इस डिस्प्लेसमेंट का Q/m के साथ कैसा रिश्ता है। ढंग से समझना भाई, सवाल बहुत अच्छा है। अगर S1 प्रोपोर्शनल है Q/m के, प्रोपोर्शनल S यानी जिसका S ज़्यादा उसका Q/m कैसा आ जाएगा बच्चों, ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शन में ये होगा। अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो क्या होगा, आप कहोगे सर जिसका Q/m ज़्यादा उसकी डिस्प्लेसमेंट कम। ध्यान से देखो, अगर रिलेशन डायरेक्ट मिला तो Q/m उसका ज़्यादा जिसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, यानी हमारा आंसर ये वाला होगा। और अगर रिलेशनशिप इनवर्स मिला तो क्या होगा, जिसका Q/m ज़्यादा उसकी डिस्प्लेसमेंट कम, तो रिलेशनशिप उल्टा हो जाएगा, यानी हमारा आंसर S1 होगा। S2 तो किसी भी कीमत पर आंसर नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन में होता, ये ऑप्शन की फॉर्म में आता, तो आप S2 को तो एलिमिनेट एज इट इज कर सकते थे और चौथा ऑप्शन भी आपका यही होता कि नाइदर ऑफ द थ्री या नन, कुछ ऐसा होता, तो दो ऑप्शन आपके रह जाते बस। ठीक है, तो यहां तक भी आप पहुंच जाते अगर ऑप्शन में होती बात तो। ठीक है, अब आगे करते हैं, अब रिश्ता ढूंढना है इनका। तो रिश्ता ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, आपको पता, बच्चा जानता कि S = UT + ½ AT²। जब भी ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसी को पकड़ो। U0 ले लो, U0 होता है इनिशियली, U0 होगा तो S की वैल्यू ऐसी रहने दो, ½ लिखा, A लिखा, T² लिखा। आप कहोगे सर 2S/A लिख दो, मैं कहूँगा शाबाश, T² था, T की वैल्यू क्या आ गई, √2S/A। ये हमारे टाइम की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1। अब S1 तो देखा जाएगा, S1 की वैल्यू तो सब में अलग है, तो A को ढूंढना पड़ेगा, A का रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। तो A को ढूंढो यार। तो A को कैसे पता लगेगा, आप कहोगे सर यहाँ पर एक फोर्स लगी होगी कूलम वाली, मैं कहूँगा शाबाश। तो यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, कूलम्स लॉ के हिसाब से हमारी फोर्स का फॉर्मूला होगा Q × E। होगा या नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो फोर्स का फॉर्मूला होगा Q × E। ओके, आल्सो अब आपको पता है कि इसने चलना शुरू कर दिया। जैसे मैं यार अगर एक फुटबॉल को लात मारूं, फुटबॉल को मैं लात मारता हूं, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर एक फुटबॉल को अगर आप लात मारते हो, एक फुटबॉल को लात मारी मैंने, ठीक है, एक फुटबॉल को मैंने लात मारी दोस्तों, तो फुटबॉल को लात मारूंगा तो वो मोशन में आ जाएगी ना, मोशन में, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी M में। कोई भी चीज़ अगर मोशन में हो, मैं बार बार बताता हूँ आपको, बार बार इसलिए बता रहा हूँ, बाल भी बना देता हूँ, इसके स्मार्ट लगना चाहिए, ठीक है, मेरी तरह बिल्कुल। तो आ जाओ, देखो क्या है भाई, अगर आप देखें तो अगर मैं फुटबॉल को लात मारता हूँ तो ये मोशन में आ जाएगी। अगर मोशन में आ जाएगी तो इसके ऊपर सेकंड लॉ लगेगा, क्योंकि जो भी चीज़ चलती है उसके ऊपर सेकंड लॉ लगता है। तो यहाँ पर मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, फोर्स = M भी होगी, तो ये दोनों बराबर होंगी। ये सेकंड मान ली, ये थर्ड मान ली। तो फ्रॉम 2 और 3 से देखो M में किसके बराबर आ जाएगा, आप कहोगे सर QE के बराबर आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, QE/m आ जाएगा, M। इसमें टाइम नहीं भाई, हम वो निकालेंगे, टाइम नहीं, डिस्प्लेसमेंट निकालें, तभी तो फॉर्मूला बनेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी, रिलेशनशिप नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। आ जाओ देखो,
डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक, तो आ जाओ देखो, यहाँ से s की वैल्यू आएगी हाफ और at² खाली, इसी चीज़ में जाएंगे हम। ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ देखो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये आया था, ये फोर्थ ले ली। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, यहाँ देखो q/m मिल गया ना आपको, q/m चाहिए था, तो आप पुट करो। तो आप पुट करोगे तो क्या आएगा, s = 1/2, a की वैल्यू है q/m इंटू e और इंटू t²। थोड़ा ध्यान दोगे तो क्या है भाई, q/m की बात करनी थी खाली। q/m की वैल्यू आप डिस्प्लेसमेंट के साथ देखोगे तो कैसा रिश्ता है, देखो जरा, बाकी चीज़ों को छोड़ो। आप कहोगे सर s का रिश्ता q/m के साथ कैसा आया है, आप कहोगे सर डायरेक्ट आया है, कोई भी बता देगा। ठीक है, तो q/m के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप आया। q/m जिसका ज़्यादा उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वाली चीज़ कौन थी, s3 थी। कम डिस्प्लेसमेंट वाली चीज़ कौन थी, s1 थी। तो अगर आपसे पूछा जाता q/m सबसे ज़्यादा किसका है, तो आंसर होता है s3। तो हम कहेंगे s3 हैज़, या फिर q3 चार्ज q3 हैज़ हाईएस्ट q/m रेशियो। हाईएस्ट, इसका रिजल्ट कैसा होगा, हाईएस्ट q/m रेशियो। और अगर आपसे पूछा जाता मिनिमम किसकी होगी, तो मिनिमम होगी किसकी, q1 की। आपसे पूछा जाता कि मिनिमम q/m रेशियो किसकी होगी, तो आपका आंसर होता q1। तो ये बात आपको ढंग से पता होनी चाहिए भाई। सवाल बहुत अच्छा था, CBSE में आ चुका है, फिर आ सकता है, 3 नंबर डिजर्व करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके के एग्जाम के लिए, और कंसेप्ट क्लियरिटी भी इससे बहुत मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही करते हैं हम इस वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।